गाइस हम लोग प्री बोर्ड जो हुआ था उसके साइंस का पेपर हम लोग हल करेंगे। काफी भी मैंने चेक किया है, उसमें देखा बहुत ज़्यादा आप लोग गलती किए हैं, तो अपनी गलती को आप जान लेंगे तो बोर्ड का पेपर देने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स वाले पोर्शन का। कर श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है, सबसे कम विक्षेपण का रंग होता है। सबसे कम पहला क्वेश्चन है, फिगर आप देख सकते हैं, ये है वर्ण विक्षेपण वाला है क्वेश्चन। जब श्वेत प्रकाश की किरण जाती है इस पर तो प्रिज्म के द्वारा इसको 7 रंगों में विभाजित कर दिया जाता है। तो सबसे नीचे जो रहता है, यही क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे नीचे कौन से कलर का प्रकाश आता है। तो सबसे नीचे वायलेट होता है, सबसे ऊपर होता है आपका रेड वाला विबज्यूर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि सबसे नीचे किस रंग का होता है। तो सबसे कम विक्षेपण का रंग, सबसे नीचे तो वायलेट होता है, अगर सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, रेड वाले का होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रेड है, सबसे कम विक्षेपण पूछ रहा है तो रेड होगा। दूसरा है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ठीक है, सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप अगर सूर्य की बात करेंगे, जो सूर्य डूबता है तो रक्ताभ दिखता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इसका, किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग करना होगा। सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो अवतल दर्पण में हमेशा बड़ा बनता है, और हमेशा नहीं, एक कंडीशन में, एक पोल है और यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो इसका सीधा और आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखेंगे प्रकाश किरण मुख्य से समांतर जाने वाली फोकस से होकर चली जाती है और एक प्रकाशी केंद्र से, प्रकाशी केंद्र इसमें होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण जैसे गई वैसे वापस हो गई, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इधर कहीं कट करता है। ये वाला आप पढ़े, ठीक है। तो अवतल दर्पण में होता है सीधा, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चौथा क्वेश्चन है इसका, ये तीसरा वाला था। चौथा है, द्विउत्तल यानी उत्तल लेंस के किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। पर किस बिंदु से होकर जाएगी, तो यह लेंस है, लेंस में इसको बोलते हैं प्रकाशी केंद्र। तो प्रकाशी केंद्र से जब प्रकाश की किरण जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, तो इसका आंसर होगा लेंस का प्रकाशी केंद्र, यानी बी वाला आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है इसका, एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक आपको पता है वोल्ट होता है, यानी इसका ए वाला सही है। छठवां, समान मान वाले 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इस संयोजन में इसका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा। आप इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 6 है। R1 बराबर R2 बराबर R3 सब बराबर है, मान लेते हैं ये R है, माना, ठीक है। तो परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में कितना होगा, तो समांतर क्रम के लिए होता है फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है R' से इंडिकेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे सबका वैल्यू, R1 का वैल्यू भी R है, R2 का वैल्यू भी R है और R3 का वैल्यू भी R, बेस सेम है तो 1 2 3 यानी 3/R हो गया 1/R' परिणामी, तो R' बराबर का होगा, उलट जाएगा R/3, यानी यह हो जाएगा R/3, यानी हर एक प्रतिरोध
के तुलना में परिणामी प्रतिरोध उसका 1/3 होगा। R/3 है, यानी जो परिणामी है वो सबका 1/3 होगा, यानी इसका आंसर होगा 1/3, 1/3। 7वां है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही, वृत्ताकार धारावाही है, यह है वृत्ताकार धारावाही और इसके केंद्र यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो वृत्ताकार केंद्र पर इसके लंबवत होता है, ऊपर की तरफ सरल रेखीय होगा। ठीक है, तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? सरल रेखीय होगा। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 × 10H2O। ये धावन सोडा का सूत्र है। रासायनिक नाम इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10H2O है तो डेकाहाइड्रेट, यानी ए वाला इसका सही है। समजातीय युग्म कह रहा है, समजातीय मतलब सजातीय श्रेणी वाला, तो इसमें दिया हुआ है सजातीय श्रेणी सेम क्रियात्मक समूह के होते हैं, तो इसमें सी वाला सही है 9वें का। इसमें सी वाला HCH2 और CH3CH2। कैसे हम जान रहे हैं कि समजातीय है, दोनों में एल्डिहाइड CH2 और CH2, क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, इसलिए क्या है? सजातीय है, समान क्रियात्मक समूह वाले होते हैं। और दूसरा पहचान है कि इसके दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, तो इसमें और इसमें देखेंगे तो इससे है CH2 ज्यादा है, इसलिए सजातीय श्रेणी का है। 10वां देखेंगे, कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है? तो आप देखें विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े हैं, उसमें हाइड्रोजन के नीचे जितने भी धातु होते हैं वो सब अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते। तो हाइड्रोजन के नीचे होता है कॉपर, होता है Ag, होता है Au, होता है प्लेटिनम, होता है, ये सब होते हैं। तो इनमें से कोई भी अम्ल के साथ जब जाएगा तो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। इसी में से एक दिया हुआ है कॉपर, यानी बी वाला सही है, ये अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। 11वां, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान। नीले लिटमस को लाल करने का मतलब क्या है कि वो अम्लीय नेचर का होगा। जब अम्लीय नेचर का होता है, अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, तो इसका पीएच 7 से कम, तो इसमें जो 7 से कम है यानी ए वाला है, 6 दिया हुआ है पीएच मान, यानी वही होगा। 12वां का पीतल, पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, बाकी सब तो धातु है और ये मिश्र धातु है पीतल। जिंक और कॉपर का दोनों का मिला हुआ होता है ये मिश्र धातु। 80 और 20% होता है, 80% कॉपर और 20% Zn होता है। ठीक है, 13वां इसका देखेंगे तो निम्न में कीटोन समूह, कीटोन होता है ओनली CO, C और O, ये कीटोन समूह, और यहाँ से इसके एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। एल्किल समूह तब या तो CH3 जुड़ा होगा, नहीं तो C2H5 जुड़ा होगा। तो इस तरह का ये कौन सा है? डी वाला इसमें सही है। बाकी सब में भी दिया है CO, लेकिन बगल में H जुड़ा हुआ है, यहाँ भी H, यहाँ भी H, अच्छा कहीं H, कहीं OH जुड़ा है, तो OH जुड़ेगा तो वो CO के साथ जब OH होगा तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, यानी इस तरह का केवल डी वाला है, तो डी वाला सही है। 14वां इसका है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो क्षुद्रांत्र होता है मानव आहार नाल का, जो लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है, यानी क्षुद्रांत सही होगा। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, तो फ्लोएम खाद्य पदार्थों का वहन और स्थानांतरण, यानी डी वाला इसका सही है। फ्लोएम जब पौधे के हरे भाग में यानी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जब भोज्य पदार्थ बन जाता है तो इसको पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है ये, यानी डी वाला सही है। 16वां है, मानव में इंसुलिन का कार्य, तो रक्त में शर्करा का स्तर का नियमन करता है इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट है 17वां, निम्न में कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है? तो नर शुक्राशय, ये नर जनन तंत्र का भाग है, यानी डी वाला इसका सही है। 18वां है, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में पाई थी। 19वां है इसका, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है, तो पिता
पिता से प्राप्त लिंग सूत्र के द्वारा ही निर्धारित होता है, क्योंकि पिता में यक्स वाई होता है और माता में यक्स एक्स होता है। तो यक्स और यक्स मिलता है तो लड़की, और यक्स और वाई मिलता है तो लड़का। ठीक है, यानी यक्स वाई गुणसूत्र लड़के का होता है और यक्स एक्स लड़की का होता है। ठीक है, तो ये निर्धारित करता है, यानी पिता से प्राप्त लिंग सूत्र। 20वां है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये सी है, एक दिशीय होता है। सन से यानी सूरज से ऊर्जा हरे पौधे में मिलता है, हरे पौधे से जो शाकाहारी होते हैं वो खाते हैं, भेड़ बकरे वगैरह। ठीक है, और उनसे सर्वाहारी, और सर्वाहारी से सबसे लास्ट में मांसाहारी है, यानी एक दिशीय होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है 21वें का पहला, कर तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाए। तारे टिमटिमाते हैं, यही क्वेश्चन में कह रहा है, तारे तो टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते। इसका कारण क्या है, तो तारों का टिमटिमाने का कारण है कि हमारे पृथ्वी से और तारों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और एक और होता है घटना उसमें, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण भी तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह क्या होते हैं, नहीं टिमटिमाते हुए। जैसे पृथ्वी खुद ही ग्रह है, फिर ये क्या बोलते हैं, बुध है, मंगल है, बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है, यम है, ये सब है। तो ये सब टिमटिमाते नहीं। इसका कारण क्या है कि ये पृथ्वी से बहुत पास है, यानी इनकी दूरी बहुत पास है। पास होने के कारण ये टिमटिमाते नहीं है, यानी ये क्या बोलता है, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना इनके साथ नहीं होती, इसलिए टिमटिमाते नहीं। ठीक है, 21वें का दूसरा, विलंबित सूर्यास्त क्या होता है। तो विलंबित सूर्यास्त, इसका भी कारण है। जब सूर्योदय, विलंबित सूर्योदय भी, और विलंबित सूर्यास्त, क्षितिज पृथ्वी हम क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, और जब सूर्यास्त की घटना होती है तो जो सन होता है वो सन क्षितिज के नीचे चला जाता है, और ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो सन है वो डूबने के 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देता है, कभी डूबा नहीं है, यानी 2 मिनट लेट। रियल में तो डूब चुका है, ये क्षितिज है, क्षैतिज फिगर भी इसका हो जाएगा, क्षैतिज के जस्ट नीचे आएगा, यानी डूब गया है। लेकिन यहाँ नौ का मौका दिखाई देता है, यहाँ दिखाई देता है सन, यस सन इंडिकेट करते हैं, यानी इसके डूबने के 2 मिनट बाद तक भी सन दिखाई देता है। इसी को विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी रीजन है वायु का, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन, इसके वजह से ये डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। 22वां है निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट का दिखाई देने का मतलब क्या है, सामान्य नेत्र से हमको 25 सेंटीमीटर से लेके, ये क्वेश्चन है आपका 22वें का पहला, 25 सेंटीमीटर से लेके कहाँ तक दिखाई देता है, अनंत तक दिखाई देता है। नॉर्मली इसको निकट बिंदु कहते हैं, इसको दूर बिंदु कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या है कि जो अनंत तक यानी बहुत दूर तक हमको दिखाई देता है, यानी हमारा जो दूर बिंदु होता है वो पास आ जाता है। पास आ जाने की वजह से हमको पास की दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देती है। इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है, तो इस दोष के निवारण के लिए जो चश्मा प्रयुक्त किया जाता है उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये पढ़े भी हैं, ये आपको याद भी होगा, लिखे भी हैं बहुत करके। ठीक है, दूसरा इसका है 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता बतानी है। 22वें का दूसरा, एफ बराबर है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और कौन सा लेंस है, ये अवतल है, तो अवतल है तो फोकस दूरी माइनस में, तो क्षमता P बराबर होता है 100/f। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/50 माइनस में 50 दूना 100 कट जाएगा, तो ये हो गया -2 डायोप्टर। मात्रक जरूर लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका -2 डायोप्टर। 23वां क्वेश्चन है आपका 23, कह रहा है किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है।
तो आप पढ़े भी हैं, किसी चालक का प्रतिरोध R इज प्रोपोर्शनल टू L उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी लंबाई बढ़ेगी तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटेगी तो चालक तार का प्रतिरोध घट जाएगा। और दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल मतलब उसकी मोटाई। जैसे अगर वायर की बात करें, अगर ये वायर है तो ये वाला पोर्शन, ये अनुप्रस्थ, अगर मान लो ये मोटा वायर है तो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहलाता है, ये बेस वाला। तो जब अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जब कम होगा तो प्रतिरोध उसका बढ़ जाए। कम होने का मतलब तार पतला हो जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों के एक साथ लिखते हैं तो R इज इक्वल टू रो यल अपान ए। तो केवल यही पूछा है, लंबाई और किस पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जब दोनों के एक साथ लिखते हैं तो ये रो आता है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध जिसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो केवल इतना ही इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तीसरा है इस 23वें का दूसरा है। इसमें कह रहा है कि प्रतिरोधों का पार्श्व संयोजन क्या है। ठीक है, इसको सूत्र सहित समझाइए। तो प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, ये है 3 प्रतिरोध होते हैं ऐसे, दोनों संयोजन एक साथ बता दे रहे हैं इसी में। ठीक है, सही है, हो गया ये चित्र। ठीक है, संयोजन क्या होता है इसको सूत्र सहित समझाइए। सूत्र सहित समझाना, तो ये प्लस है ये माइनस है। विद्युत धारा जब जाती है तो यहाँ पे I है, तो यहाँ I1 I2 और I1 हो जाता है और I2 हो जाता है और ये हो जाता है आपका I3 और यहाँ जाके मिलके फिर ये I निकल आता है। वोल्टेज है, सबके बीच का वोल्टेज सेम होता है। तो ओम के नियम से मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े, जिनके पहले सिरे एक बिंदु से और इनके दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। और पहला सिरा बैटरी के धन प्लेट से और इनके दूसरे सिरे बैटरी के ऋण सिरे से जुड़े हुए हैं। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या होता है IR, यही होता है। तो दिस इंप्लाइज I बराबर हो जाता है V बटे R। तो अब इनके लिए तो I1 बराबर का होगा ही R1 है, ये R2 है और है R3 है। तो I1 बराबर हो जाएगा V बटे R1, I2 बराबर हो जाएगा आपका V बटे R2। एकदम सेम इसी में जैसे ये लिखा हुआ है, सबका वोल्टेज तो सेम है। ठीक है, और I1 I2 R3 सब I3 सब निकालना पड़ेगा। और I3 बराबर होगा V बटे R3। तो परिणामी I बराबर हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3। ये वैल्यू हो जाता है, इसका मान रख देंगे। I की जगह पे क्या होगा V बटे R है, I1 का मान हो जाएगा V बटे R1 और V बटे R2 और है V बटे R3। V कामन लेके लगा देंगे बाहर, तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। V से भी कैंसिल कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये हो जाता है समांतर क्रम में। अब श्रेणी क्रम में अगर इसी को बताना हो तो केवल हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। ये है पहला, ये है दूसरा और है तीसरा, और इन सबको जोड़ देते हैं ऐसे, है V प्लस माइनस R1 R2 और सब में इलेक्ट्रिक करंट सेम, यहाँ वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसको भी ओम के नियम से लगाते हैं तो R बराबर तब आ जाता है एकदम सेम ऐसे, I बराबर V बराबर I R1, तब V1 बराबर I R1, V2 बराबर I R2 और V3 बराबर I R3। तो यहाँ I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखते हैं, यहाँ V बराबर लिखते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। और जब मान रख के हल करते हैं तो इसमें V कामन निकाल के कट हुआ, उसमें I कामन निकल के कट कर जाता है, तो R बराबर आ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों एक साथ तुलनात्मक हो जाएगा, इसलिए बता दिया। ठीक है, अब फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है समझाइए। तो
तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप पढ़े हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये जानना चाहता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम फादर मदर चाइल्ड इस नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। दाएं हाथ का नियम इसका है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम विद्युतधारा का चुंबकीय प्रभाव एक पढ़े हैं, विद्युतधारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना विद्युतधारा का चुंबकीय प्रभाव है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उसी में है, ठीक इसके अपोजिट है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा का उत्पन्न होना, ठीक है। उसमें इसका हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में फैराडे ने बताया था, ठीक है, कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, यह एक कुंडली है, थोड़ा समझा भी दे रहे हैं, उसके बाद इस नियम को भी बता रहे हैं। और इससे है यह कुंडली है, इससे संबंधित इसके सामने एक चुंबक लाके और इसको जब गतिमान कराएंगे तो चुंबकीय बल रेखा इससे होकर गुजरती है, ठीक है। तो जब ये या तो यह मोशन करे गति करे या यह गति करे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो जो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है उसी की दिशा के लिए है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये है, थोड़ा ये बाएं हाथ का नियम है फादर मदर चाइल्ड, ये नहीं पूछा है इसमें लेकिन बता रहे हैं। दाएं हाथ का नियम ये दोनों सेम, फोर्स फादर, एफ से फादर एफ से फोर्स, फोर्स मतलब बल, मदर यम से मैग्नेट और यम से मदर यानी चुंबकीय क्षेत्र और सी से करंट। यानी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो एक बल लगता है जो हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उसके लिए है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो इसमें से अगर हम तीनों गोलियों की इस तरह से फहराएंगे, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों तो इसको बोलते हैं तर्जनी। तर्जनी अगर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो अंगूठा उस चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। इससे ठीक तुलनात्मक हम दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे, इसमें भी वही है, करंट मैग्नेट और है गति की दिशा होती है चालक तार की। यानी हम अपने तीनों उंगलियों को इस तरीके से फहराएं, तीनों परस्पर लंबवत हो, तो अगर अंगूठा गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रेरित धारा होता है, इसमें सामान्य धारा होता है। तो ये है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, इसका सूत्र समझाइए। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव 24वें का दूसरा है। ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसके कारण चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी चालक तार हीट हो जाता है, उसी को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसका सूत्र समझाइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सूत्र समझाने का मतलब है कि हम जानते हैं, चूंकि V बराबर क्या जानते हैं, जब किसी चालक तार में किसी आवेश को प्रवाहित करता है तो उस पर वर्क करना पड़ता है, या तो वर्क होगा या करेंगे, ये आवेश के निर्भर करता है, उसके प्रकार पर किस प्रकार का आवेश है। तो V बराबर W/Q ये आप जानते हैं, वोल्ट है, ये वोल्टेज है। ये चालक तार में जब आवेश को ले जाते हैं तो किया गया कार्य है या होने वाला कार्य है, दोनों इसके टेंडेंसी पर निर्भर करता है, आवेश के प्लस वाला है कि माइनस वाला, ठीक है। तो दिस इंप्लाई, तो इससे V इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू V इंटू Q। अब चूंकि हम अब यहाँ पे यूज करेंगे, V बराबर क्या होता है I, Q बराबर I T, पहले Q वाला रख दें, Q बराबर I T, ठीक है। तो जब ये हमारे यहाँ रखेंगे तो W बराबर V I T पहला हो गया। अब चूंकि वोल्टेज रखेंगे V बराबर I R, ओम के नियम से ऊष्मा के लिए सूत्र पूछ रहा है इसका, ठीक है, ऊर्जा वाला ही। तो V की जगह पे यही है, I R जब रखेंगे, आप सब अब लिखे भी हैं, तो I² RT हो जाएगा दूसरा। तीसरा है इसी वाले रिलेशन से I बराबर
V बटे R अगर हम रख दे तो यहाँ हो जाएगा आपका W। V स्क्वायर बटे R स्क्वायर होगा जब रखेंगे तो R से एक बार Y कट जाएगा तो V स्क्वायर अपान R इंटू T। ये सब इसके ऊर्जा के सूत्र हो गए। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी तीन तीन सूत्र होता था। क्वेश्चन में पूछा था, अथवा करके दिया है, कह रहा है कि 6 ओम इसी का अथवा, वही बता दे रहे हैं अथवा। कह रहा 6 ओम का प्रतिरोध R हो गया, 6 ओम के प्रतिरोध के प्रति सेकंड मतलब T बराबर 1 सेकंड, ठीक है। और W बराबर कह रहा 216 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। जे से इंडिकेट कर दे रहे हैं 216 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और उसके सिरों के बीच विभवांतर कह रहा है कि विभवांतर की गणना करिए। किसकी गणना करनी है? विभवांतर। तो कौन वाला है? सामने फार्मूला है। किस वाले में? जिसमें R हो, T हो, W हो, R हो, T हो, W हो, V। तो है क्या फार्मूला है? इसी फार्मूले से हम लगा देंगे। तो W बराबर V स्क्वायर अपान R T। इसी में मान इसका रख दे रहे हैं। W की जगह पे क्या रखेंगे? 216। V की जगह पे पूछ ही रहा है और R की जगह पे 6 और T का मान 1 है। तो इसका इधर गुणा कर दे, ठीक है। तो छछा के तो V स्क्वायर बराबर हो जाएगा छछा के 36 का 6, हंसी लगा 3, 6 करने 6 3 9 और 6 दूना 12, ठीक है। तो V बराबर अब यहाँ से आ जाएगा आपका रूट बना देगा, रूट में 1296। तो 1296 किसका होता है? हमें लग रहा है कि 36 का होगा, ठीक है। तो वोल्टेज हो जाएगा आपका, चाहे वर्गमूला 1296 का निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो तो 3 त्रिकी 9 आई 6 हो जाएगा, आई 3 होगा 9 6, ठीक है। तो छछा के 36 का 6 से लगा 3 6 36 3 39, तो 36 आ गया। तो 36 वोल्ट ये आपका आंसर। तो ये हो गया, ठीक है। अथवा वाला है। दूसरा, इसी का दूसरा पूछ रहा है, अथवे का ही। कह रहा है कि घरेलू परिपथ में जीवित तार, भू संपर्क तथा उदासीन तार के आवरण के रंग केवल लिखने हैं। तो जीवित तार, लाइव तार, उसका रंग होता है लाल, ठीक है। भू संपर्क तार, तो भू यानी अर्थिंग वाला तार होता है हरे रंग का, और उदासीन वाला तार होता है काले रंग का, ठीक है। अब 25वां क्वेश्चन, 25वें का पहला कह रहा है अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट का फार्मूला होता है, हम लिख रहे हैं, वो हिंदी में लिखा है, आप लिखे भी होंगे। जिंक कार्बोनेट हो गया, जिंक एरो के बाद कह रहा जिंक ऑक्साइड, तो ZnO, और कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2। कह रहा संतुलित, ये संतुलित है, एक जिंक कार्बन 1 है तो कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 1 3, और इसमें 3 बैलेंस है, ठीक है। इसमें केवल सूत्र लिख देना है। दूसरा इसका करा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का H2 क्लोरीन, Cl2 हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है HCl। बैलेंस नहीं है ये, 2 हाइड्रोजन तो एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 क्लोरीन तो एक ही क्लोरीन दिख रहा है, तो केवल 2 से आप इधर गुणा कर देंगे तो ये हो गया आपका बैलेंस। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। तीसरा है इसी का, कह रहा है कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का प्रतीक आप जानते हैं Mg होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl है ये, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2 और हाइड्रोजन का H2। गैस है ये, चाहे तो आप एयर ऊपर लगा सकते हैं। बैलेंस कह रहा है कि हमने ये नाम से दिया है, हमने प्रतीक से लिख दिया, ऐसे ही कर इसको बैलेंस भी कीजिए। कितना में Mg, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इधर कितना हाइड्रोजन 1, तो 2 से गुणा कर देंगे। कितना Cl, 2 Cl, इधर भी 2 Cl, ठीक है। इधर भी 2 Cl, और मैग्नीशियम इधर 1, इधर भी मैग्नीशियम 1, ये तो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट वाला है इसका पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr, ठीक है। बेरियम आयोडाइड BaI2, बेरियम आयोडाइड हो गया। और अब पोटेशियम आयोडाइड यानी KI,
हो गया। और बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr2 बैलेंस करिए, लिख दिया मैंने, नाम लिखा था केवल तो इसका सूत्र लिख दिया। अब इसको बैलेंस करो, कितना आई है इधर 2, इधर कितना आई है 1, तो 2 से गुणा कर दें तो 2 आई हो गया। इधर इधर कितना ब्रोमीन है 2, इधर कितना ब्रोमीन है 1, तो 2 से गुणा कर देंगे, हो गया। के भी इधर 2 है, के भी इधर 2, यानी सब बैलेंस हो गया ये। तो ये क्वेश्चन 25वें का चारों हो गया। 26वें का पहला, रासायनिक समीकरण देते हुए कारण सहित समझाइए। कर तनु H2SO4 में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है परंतु सिल्वर डालने पर नहीं, कारण भी देना है। तनु HCl तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। कर जब जिंक डालते हैं, समीकरण देना है, तो कर हाइड्रोजन गैस निकलता है, यानी ZnSO4 और प्लस H2, ये ऐसे एरो लगा दिया मैंने। लेकिन कह रहा है कि जब इसी में हम सिल्वर डालते हैं यानी H2S और प्लस सिल्वर का Ag, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, कोई रिएक्शन नहीं होता। कारण बताइए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में अभी मैं लिखा था, इसी में आया था एक क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के नीचे H2SO4 है प्लस Ag, हाइड्रोजन के नीचे कौन है, Cu है, Ag है, Au है, प्लेटिनम है, हाइड्रोजन के नीचे। तो हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल होते हैं, जब वो अम्ल में इनको डालते हैं तो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर रहते हैं, लिखवाया था मैंने, लिखबा सरकाना ऐसे करके आप लिखे भी हैं अपने समझने के लिए। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर रहते हैं, जब उनको अम्ल में डालते हैं तो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। तो जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर है, इसलिए अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, जबकि सिल्वर विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे है, इसलिए अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। ये इसका कारण हो गया। कार्बन के सहसंयोजी आबंध को समझाइए। नेक्स्ट है इसका 26वें का दूसरा, कार्बन का सहसंयोजी आबंध। तो कार्बन का प्रतीक क्या, कार्बन का प्रतीक C होता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इस जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 4, ये इलेक्ट्रॉन ये शो करता है कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है अन्य तत्वों के साथ मिलकर, जैसे मेनली हाइड्रोजन ज्यादा ही बनाता है। तो कार्बन के सहसंयोजी आबंध को समझाना। तो इसका सहसंयोजी तो ये होता क्या, जैसे CH4 की बात हम कर दे तो CH4 में होता क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन का तो एक होता है, H का लिख दे 1, एक ही होता है। तो कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे पॉइंटेड इंडिकेट कर दिया मैंने, और 4 हाइड्रोजन है, तो 1, 2, 3 और है 4। तो एक क्रॉस से इसके इलेक्ट्रॉन को हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब ये शेयर करता है, साझे का एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के इसके साथ शेयरिंग करके हीलियम की संरचना ये प्रदर्शित करा देता है अपना, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया और ये वाला भी बना लिया, और कार्बन अपना हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके और ये बना लेता है अपना। तो कार्बन के जो सर्किल है इसमें देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा कर लिया, और ये सब अपना अष्टक पूरा कर लिया। इसका जो संरचना बन के तैयार होता है C का H और है H, ये सहसंयोजी प्रवृत्ति है इसकी। तो ये केवल इसी के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ करेंगे, चाहे क्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो, चाहे जितने भी इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी यौगिक आप देखेंगे सबके साथ इस तरह का, किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, इस तरह से ये साझेदारी करके यौगिक बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है 27वें का पहला। तो 27वें का पहला IUPAC इसका पूछा है, CH3CH, यह OH है और CH3 है, ऐसे है लिखा कर इसका IUPAC। तो इसमें सबसे पहले IUPAC लिखने के लिए मैं बताया था कि इसमें पता करिए कौन सा है, इसमें क्रियात्मक समूह, इसमें एल्कोहल है OH, और किस कार्बन वाले पास है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं,
और 1 2 3। तो किस वाले कार्बन के पास एल्कोहल है? दूसरे वाले कार्बन का, तो 2 प्रोपेनाल। तो इसका आप हो सकता है कि आप लिखे हो केवल प्रोपेनाल, लेकिन ये दो दूसरे वाले कार्बन के पास है, तो 2 प्रोपेनाल। ये नंबरिंग किया, इधर से भी कर सकते थे 1 2 3, तब वो 2 ही होगा। तो 2 प्रोपेनाल इसका IUPAC हो गया। दूसरा है इसका CH3CH2, ये इसका दूसरा CH3 CH2 CH2Cl। इसमें एक क्लोरीन है, ठीक है। और कितने कार्बन है कि नहीं? 1 2 3, 3 वाले को प्रोप बोलते हैं, तो प्रोपेन। ये क्लोरीन है, तो क्लोरो प्रोपेन या 1 क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हैं। अगर गिनती गिनेंगे तो 1 2 3, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, चाहे केवल क्लोरोप्रोपेन आप कह सकते हैं। तो ये IUPAC हो जाता है इसका, ठीक है। क्या होता है जब, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कह रहा है क्या होता है जब, यानी इक्वेशन लिखने वाला है इसमें, कह रहा है क्या होता है जब एथेनॉल, एथेनॉल मतलब एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, ये एथेनॉल का फार्मूला होता है। तो कह रहा है क्या होता है जब एथेनॉल, एथेनॉल C2H5OH को CH3CH2OH भी लिखते हैं ऐसे, इसके साथ क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 से अभिक्रिया कराया जाता है। जब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये ऑक्सीकरण इसका होता है। आप लिख सकते हैं KMnO, यहाँ ऊपर लिख दीजिए, और ये ऑक्सीजन यहाँ लिख दीजिए, चाहे यहाँ लिख सकते हैं। तो KMnO4 के साथ जब क्रिया कराया जाता है, तो आपको पता है कि अल्कोहल जब भी ऑक्सीकरण करता है तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी CH3COOH, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, और प्लस H2O ये बनता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, नॉर्मल है, या एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं इसका IUPAC। नॉर्मल लिखेंगे तो एसिटिक अम्ल कहेंगे, एसिटिक अम्ल। एथेनॉल है, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ऑक्सीकरण जब भी होता है क्षारीय माध्यम में KMnO4 का, ठीक है, तो बनता है एसिटिक अम्ल, ये हो गया। दूसरा का एसिटिक अम्ल, एकदम सेम यही एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, इसका दूसरा है एसिटिक अम्ल CH3COOH और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। तो कह रहे इससे अभिक्रिया होता है, तो क्या होता है, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो इससे जब भी अभिक्रिया होता है, तो आप पढ़े हैं अम्ल में, ये इनऑर्गेनिक में भी, कि अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है, धातु हाइड्रोक्साइड से अम्ल क्रिया करता है तो लवण के बाद जल देता है, और जब धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो लवण के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। धातु बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हो तो उससे भी क्रिया करेगा, तो लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप लिखे हैं विधिवत, ठीक है। तो उसी में से, तो ये धातु कार्बोनेट है, तो ये लवण देगा, यानी यहाँ से इसमें से इसको लेके ये बनाएगा सोडियम एसिटेट, CH3COONA बनाएगा, H2O बनाएगा, और है CO2, इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। जब भी ये अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो ये लवण के साथ साथ जल और CO2 बनेगा, कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसका 27वां 28वां है, इसी का है तीसरा, क्रियात्मक समूह पहचानना है केवल, इसका तीसरा वाला है। क्रियात्मक समूह पहचानिए, तो आप खुद पहचानिए, डबल बॉन्ड OH कौन सा क्रियात्मक समूह है, ये है एल्डिहाइड CH, ऐसे इसको एल्डिहाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, ठीक है। पहचान लिया एल्डिहाइड। इसमें CH3 एक दूसरा इसका दिया CH2C डबल बॉन्ड OOH, है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका, यानी C OOH, ये है COOH है CH2 एल्डिहाइड और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, लिख सकते हैं इसको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल,
ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, अथवा करके दिया है, पर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसके अलावा अथवा दिया है, वो भी पढ़िए। कर एस्टरीकरण, तो एस्टरीकरण आप पढ़े हैं, यही है, यह है एसिटिक एसिड, इसी का है एथिल अल्कोहल। जब एथिल अल्कोहल का एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो एस्टर बनता है और जल बनता है। उस रासायनिक अभिक्रिया को ही बोलते हैं एस्टरीकरण, यानी C2H5OH और प्लस CH3C OH। हिंदी में भी लिख देंगे कि जब एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एस्टर और जल देता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया, यानी CH3COOC2H5। ठीक है, और प्लस H2O, ये हो गया एस्टरीकरण अभिक्रिया। दूसरा है इसका, ये पहला हो गया अथवा का, दूसरा हो गया सजातीय श्रेणी, अच्छा समजातीय श्रेणी। ये भी आप हो सकता है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, होमोलोगस सीरीज। तो सजातीय श्रेणी कहलाता है वह श्रेणी जिसके दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, उसी को सजातीय श्रेणी बोलते हैं। जैसे मेथेन CH4 हो गया, CH2 जोड़ते जाइए तो C2H6 एथेन हो गया, एग्जाम्पल है ये। फिर CH2 जोड़ते जाइए C3H8 हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ये आप जानते हैं लिखना। ठीक है, तो सजातीय श्रेणी हो गया। ठीक, चाहे तो अब इसका लक्षण लिख सकते हैं। तो लक्षण में क्या होगा, इसके पहला लक्षण ये हो जाएगा, इसके दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। दूसरा हो जाएगा, चूंकि कार्बन का भार परमाणु भार 12 होता है और हाइड्रोजन का 1, तो 12 और 2 करना 2, 12 2 14, यानी इसके परमाणु भारों में 12 का अंतर होता है। इसका एक फिक्स सामान्य सूत्र होता है, जैसे एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n, और यहाँ -2 हो जाता है। ठीक है, इनके रासायनिक गुण सबके एक ही सजातीय श्रेणी के जितने भी होता है रासायनिक गुण लगभग सबका समान होता है, भौतिक गुण में भिन्नता होती है। तो ये इसके सजातीय श्रेणी के लक्षण भी हो गए, आप लिखे भी हैं। और तीसरा है इसका कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति। तो कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति में आप देखेंगे, तीसरा है कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति। तो कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति कैसे लिखा है, तो कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन का 6 होता है, परमाणु क्रमांक 2,4, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, तो लीबेल और वान 't हाफ ने चतुष्फलकीय प्रकृति का दिया था एक स्ट्रक्चर कि कार्बन एक सेंटर पे होता है और 4 हाइड्रोजन इसके होते हैं जो इसके साथ जुड़े रहते हैं, और ये चारों, ठीक है, और ये चतुष्फलक बनाते हैं, उसके सेंटर पर होता है, ये फिगर बनाना होता है ये, और ये वाला इधर। और कार्बन की जो बैलेंसी होती है, कार्बन की दो बैलेंसियों के बीच का जो कोण है, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, चाहे हम यहाँ लिख दे रहे नीचे, इस दो बैलेंसियों के बीच 109 अंश और 28 मिनट का कोण बनता है। तो ये कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति है। उम्मीद है कि आपको समझ में कुछ आ रहा होगा। अगर ज़्यादा समझ में आया हो तो लाइक और शेयर इसको कर सकते हैं।